हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका प्लॉटिनस चल रहा था। प्लॉटिनस की मैंने आपको 3 वीडियोस भेज भी चुकी हूँ और अभी ये लास्ट है प्लॉटिनस का। देन आपका एक्वानिस स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लॉटिनस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। तो आपको प्लॉटिनस की कलाकृतियों के बारे में बताया था कि परम सत्य का प्रतीक मानते हैं कि जब कलाकार वृत्तात्मक के बयान की ओर ले जाने की ओर प्रत्येक को रूप के द्वारा उपस्थित करता है तो उसकी कृति प्रतीक मूलक है, जो परम सत्य है वही आदर्श है, जो आदर्श है वही सुंदर है। तो देखिए, ये मानते थे कि जो मृतक शरीर है वो उससे अच्छा हमारा जीवित शरीर है, उसमें सौंदर्यता देखते थे। तो यही कह रहे हैं कि जो कलाकार वृत्तात्मा के बयान की ओर ले जाने वाला है वो नहीं है, वो सौंदर्य मूलक नहीं है, ना ही वो सत्य है। और जो जीवित है वो परम सत्य है और वही आदर्श है ना। और जो आदर्श है और वही सुंदर है। तो कलाकृति भौतिक संसार किसी वस्तु की अनुकृति मात्र नहीं है, वह अतीन्द्रिय की कल्पना से उत्पन्न होती है। तो ये कह रहे हैं कि जो आप भौतिक रूप में देखते हो, सामने देखते हो संसार में, है ना, तो उसी की कॉपी करना ही नहीं है, बल्कि जो हमारे अंदर की इंद्रियां हैं, इमेजिनेशन है, जो उससे उत्पन्न होती हैं चीज़ें, वो है सुंदरता, वो है कलाकृति। प्लॉटिनस के अनुसार शरीर का सौंदर्य जीवन है, मृत व्यक्ति की तुलना में जीवित व्यक्ति सुंदर है। इस प्रकार जीवनहीन मूर्ति या चित्र में सजीव सी लगने वाली कृति सुंदर है। तो प्लॉटिनस ने कहा है कि जो चीज़ें जैसे मृत शरीर है तो वो मृत व्यक्ति सुंदर नहीं है। इनके अनुसार जो जीवित है वो सुंदर है। अब देखिए, इन्होंने चित्रों को एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि जो जीवनहीन मूर्तियां हैं वो इनको सुंदर नहीं लगती, बल्कि जो चित्रकला है, जो कृति है, वो बहुत रियलिस्टिक बनी है ना, तो वो सजीव लगती है, तो उसमें सुंदरता होता है। तो इन्होंने ऐसा बोला है। अब सौंदर्य अनुभव के विभिन्न चरण और स्थितियां बताई थी। तो सौंदर्य तत्व से चरम रूप का दर्शन ऐसा नहीं हो सकता। इसका प्रत्यक्षीकरण जो है वो कैसा है, क्रमिक है, क्रम रूप में बताया है। तो इन्होंने चरण बताए थे, क्रम में कैसे हैं। तो प्रथम चरण था इनका कि प्राकृतिक तथा कलात्मक सौंदर्य के प्रति प्रेम। हम इन वस्तुओं का अनुराग बाह्य प्रयोजन के लिए करते हैं, इसी सिद्ध होता है कि हम विशुद्ध सौंदर्य के साक्षात्कार हैं। तो अगर हम बाहरी सुंदरता को ही सिर्फ देखते हैं तो क्या होता है, वो हमारे विशुद्ध सुंदरता है ना, शुद्ध सुंदरता नहीं है। तो द्वितीय चरण में इन्होंने बताया है कि अनुभव संबंधी दृष्टिकोण बदल जाता है। प्रथम स्थिति के सौंदर्य का आधार निम्न कोटि का है, नीचे कोटि का बताया है प्रथम चरण वाला, और वस्तुओं की प्रतिछाया का अंतःकरण में अनुभव है। बुद्धि तत्व उस रूप को एक अर्थ प्रदान करती है। तो ये कह रहे हैं कि जो बुद्धि द्वारा जो तर्क वाली चीज़ें हैं, तर्कपूर्ण हैं, वो अच्छी हैं, वो उच्च कोटि की हैं, है ना। और जो हम सामने देख के बस नकल कर लेते हैं बाह्य भौतिक संसार को, वो क्या है, निम्न कोटि का है। तो इस प्रकार हम पूर्ण सौंदर्य के पथ पर एक आगे पग बढ़ा लेते हैं, मतलब एक कदम हम आगे बढ़ जाते हैं। इस क्रिया में इच्छा और ध्यान नियंत्रण आवश्यक है। बताया था आपको एग्जाम्पल के साथ कि कैसे इच्छा और ध्यान लगाकर जब चीज़ों को करते हैं तो वो कैसे होती हैं, चीज़ें अच्छी होती हैं, उच्च कोटि की होती हैं। सौंदर्य अनुभव के दूसरे चरण में वस्तु के मूल रूप तक पहुंचने की क्रिया होती है, पर उसका साक्षात्कार तब तक नहीं होता जब तक दृष्टा भी वैसा ही शुद्ध स्वरूप ना बन जाए। इस स्थिति में तर्क को छोड़ना होता है। तो देखिए, इन्होंने बताया है कि जो दूसरा चरण है वो मूल रूप है, वहाँ से हम पहुँच सकते हैं सुंदरता तक, वो एक क्रिया है। लेकिन अगर दृष्टा, जो देखने वाला है, उसका भी शुद्ध स्वरूप नहीं है तो वो उस चीज़ का अनुभव नहीं कर सकता, है ना, उसमें जो सौंदर्यता है वो अनुभूति नहीं कर सकता। तो यही कह रहे हैं कि मन की स्थितियों का या फिर शुद्ध रूप से जब तक वो ना बन जाए तब तक उसके तर्कों को वो नहीं समझ सकता। अंतः जीवात्मा को शुद्धता के तल से ऊपर उठाने के लिए शरीर, इंद्रिय, स्मृति एवं विवेक के तलों से ऊपर उठना पड़ता है। यह सौंदर्य अनुभव की तीसरी अवस्था है। तो कह रहे हैं कि हम जब तीसरी अवस्था ये अनुभव करने की, सौंदर्य का अनुभव कैसे करते हैं, तो इन सब से ऊपर उठना होता है। किससे, अपने शरीर से, अपनी इंद्रियों से, अपनी जो है स्मृति से, विवेक से, इन सब से ऊपर उठते हैं, तब हम सौंदर्य की तीसरी अवस्था को प्राप्त करते हैं। सौंदर्य का साक्षात्कार विरोध रहित स्थिति में ही हो सकता है। इसमें निरंतर ध्यान और अनुचिंतन चलता रहता है। जीवात्मा से जो सुंदर विद्यमान है उसका साक्षात्कार
होता रहता है। तो बताया था कि अगर आप उसके पक्ष में रहोगे, जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, है ना, तभी आपको सुंदर लगेंगी। विरोध में रह के तो वो चीज़ें सुंदर नहीं लग सकती। तो देन आपका फिर मैंने निष्कर्ष बताया था। तो निष्कर्ष में कलात्मक सौंदर्य के प्रति प्लॉटिनस का विचार है कि कलाकार अनुकृति ना करके सृजन करता है। इस रचना को वहाँ त्रुटि रहित बनाने के लिए कुछ ना कुछ परिवर्तन करता है, जिसका आदर्श स्वयं उसका अंतर है, अंतरात्मा है। तो जो चीज़ें आप देखते हो, कह रहे हैं, वो अनुकरण ही नहीं है, बल्कि वो क्या है, पुनः सृजन, दोबारा से बनाना है। और कैसा सृजन? जिसमें त्रुटि ना हो, गलतियाँ ना हो, त्रुटि रहित हो वो, ऐसा कुछ सृजन, और उसमें कुछ अपने हिसाब से परिवर्तन कर देता है, जो आदर्श रूप होता है और उसके अंतः अनुभूतियाँ होती हैं। सौंदर्य इंद्रिय निरपेक्ष तथा अलौकिक के अनुचिंतन में ही प्राप्त होता है। अतः सौंदर्य भौतिक पदार्थ ना होकर क्या है, अंतः का रूप है या रूप की अवधारणा है। और सौंदर्य में कोई भेद नहीं होता। सौंदर्य का लक्षण जीवन है, जो केवल सामान्य से अथवा अनुपात आदि से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो सामान्य का यहाँ पे सामंजस्य होगा। तो वो किसी भी क्वांटिटी में नहीं प्राप्त होता, बल्कि वो हमारे जीवन का एक लक्षण है, हमारा स्वभाव है, सुंदरता को देखना। तो प्लॉटिनस के अनुसार अब देखते हैं इस वाली वीडियो में। तो प्लॉटिनस के अनुसार शुद्धिकरण का संबंध भाव वेगों से ना होकर आत्मा से है। शुद्धिकरण का अर्थ है शरीर से आत्मा को विमुख करके आध्यात्मिक लोक की ओर उन्मुख करना। और शुद्ध आत्मा दृष्टा विकार के अनुभव तथा अपने तत्व से पूर्ण मुक्त हो जाती हैं। तो देखिए, जो प्लॉटिनस है, तो इनका जो शुद्धिकरण का संबंध है वो किससे बता रहे हैं? भाव वेगों से नहीं है, वो आत्मा से है। आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, है ना। तो जब हमारी आत्मा शुद्ध होगी तो हम आध्यात्मिक लोक की ओर उन्मुख करते हैं, और शुद्ध आत्मा दृष्टा मनोविकार के अनुभव तथा अपने तत्व से पूर्ण मुक्त हो जाता है। प्लॉटिनस ने दार्शनिक मत में मानव जीवन के 3 मूल्यों के स्वभाव को स्पष्ट रूप करने का प्रयत्न किया है, जो सत्यम एवं सुंदरम के रूप में जाने जाते हैं। तो प्लॉटिनस के जो मत रहे हैं, तो उन्होंने जो है जीवन के 3 मूल्य स्वभाव बताए हैं। तो वो कुछ सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित हैं वो। तो इन्हीं रूपों में बोध होता है। सत्यम तथा शिवम में ही चरम बिंदु है। यहाँ संसार विश्वात्मा द्वारा ही बनाया हुआ है। बिना इस संसार को जाने किसी दिव्य तत्व का बोध नहीं हो सकता। सही बात है। जब तक भगवान की जो ईश्वर की बनाई गई चीज़ें हैं, जो दिव्य तत्व बनाए गए हैं, जब तक हम उनके बारे में जानकारी नहीं कर लेते, तब तक हमें सौंदर्य का ना ही अनुभव होगा और ना ही हम सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा को समझ पाएंगे। सौंदर्य बोध का माध्यम केवल आँख और कान है। बुद्धि से उत्पन्न विज्ञान तथा नैतिकता से प्रेरित आचरण दोनों ही सुंदर हैं। तो ये बता रहे हैं कि जो सौंदर्य का माध्यम होता है, मीडियम होता है, या सोर्स कह लो आप, तो वो क्या होता है? आँख और कान होता है। लेकिन बुद्धि से उत्पन्न, जो बुद्धि से उत्पन्न होता है, वो क्या होता है? विज्ञान और नैतिकता होती है, और वो भी सुंदर होती है। जब आत्मा अपूर्ण रहती है, तब तक वह इस संसार के अपूर्ण सौंदर्य के अनुभव में लगा रह सकता है। तो ये पूर्ण होगा, यहाँ पे इसको सही कर लेना। तो जब हमारी आत्मा अपूर्ण होती है, तो वो क्या करती है? चीज़ों को ढूंढती रहती है, ताकि वो जो अधूरी रह गई है, जिससे हमें सौंदर्यता की प्राप्ति नहीं हुई, तो वो पूरी हो जाए। तो उसी के ये अनुभव में लगा रहता है कि हमें कैसे सुंदरता की प्राप्ति हो। तो ये आपका प्लॉटिनस ख़त्म हुआ। अब देन आपका एक्वानिस स्टार्ट होता है। तो एक्वानिस के बारे में देखते हैं। वो ये आपके नए दार्शनिक हैं, संत थॉमस एक्वानिस। संत थॉमस एक्वानिस भी ईसाई संत थे। उन पर अरस्तु, प्लेटो, प्लॉटिनस का भी प्रभाव था। जैसा कि अभी आप पहले पढ़ चुके हो। आपने लोजाइनस पढ़ लिया, प्लॉटिनस पढ़ लिया, अरस्तु पढ़ लिया और प्लेटो पढ़ लिया। तो इन पर अरस्तु, प्लेटो और प्लॉटिनस का प्रभाव देखने को मिलता है। वे मानते थे कि कुछ विशेषताओं के आधार पर दृष्टा और दृश्य में आकर्षण का एक समान संबंध का अनुभव किया जा सकता है। तो ये कह रहे हैं, इनकी जो कुछ विशेषताएं हैं, तो वो क्या है? दृष्टा जो देख रहा है और जो दृश्य है, उनमें एक आकर्षण का संबंध होता है, समान संबंध होता है, कि जितने अच्छे से वो देखता है, उतना ही जो सामने चीज़ है वो सुंदर होनी चाहिए। तो उसमें एक संबंध होता है। तो उसका अनुभव करता है कौन? तो दृष्टा और जो चित्र है, वो दोनों। तो यही कलाकृति के आकर्षण का कारण है। जिन पर वस्तुओं के सामंजस्य होता है, उनके प्रति इंद्रियों का स्वाभाविक साम्य में संबंध होता है, अतः उन पर मोहित होते हैं। ऐसे रूपों की अनुकृति ही सुंदर रहे हैं, चाहे वे कुरुचिपूर्ण अथवा अनैतिक हों।
तो देखिए, जिनमें दृष्टा और दृश्य दोनों एक समान संबंध में जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, यही कलाकृति अपनी ओर आकर्षित करती है, आकर्षण का कारण बनती है। और जिन पर वस्तुओं के सामंजस्य होता है, बैलेंस होता है, पूरा जो चित्र होता है उसमें वस्तुओं का, तो उनके प्रति इंद्रियां क्या होती हैं, साम्य संबंध खुद ही रखती हैं, उसको देखने में खुद ही मजबूर हो जाती हैं हमारी इंद्रियां, आंखें हमारी, अतः उन पर मोहित होते रहते हैं। तो हम उनसे मोहित मतलब उनकी ओर आकर्षित होते हैं। तो ऐसे रूपों की अनुकृति ही सुंदर रहे हैं, चाहे वो कुरुचिपूर्ण अथवा अनैतिक क्यों ना हो। तो जो चीज़ें हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं तो हम उनकी अनुकृति करते हैं तो वो सुंदर ही होती है, चाहे उनमें कुछ कमी क्यों ना हो। इस सिद्धांत से यह स्पष्ट हो गया है कि सौंदर्य तथा नैतिक एक ही वस्तु नहीं है। यहाँ आकर कला का क्षेत्र धर्म तथा दर्शन से पृथक हो गया। तर्कपूर्ण इंद्रिय बोध ही सौंदर्य का आधार बन गई। तो देखिए, तो ये सारी चीज़ें जो इन्होंने बताई है, तो ये कह रहे हैं कि ये स्पष्ट हो गया है कि सौंदर्य तथा नैतिकता जो है वो एक वस्तु नहीं है, एक ही चीज़ नहीं है। तो यहाँ आकर कला का क्षेत्र जो है वो हमारे जो आर्ट का एरिया है वो क्या हो गया, धर्म और दर्शन से बिल्कुल अलग पृथक हो गया है। और तर्कपूर्ण इंद्रिय बोध ही सौंदर्य का आधार बनती है। जो हम तर्कपूर्ण मतलब जो हम ध्यान से देखते हैं, जैसा कि अभी बताया मैंने कि दृष्टा उसके साथ, दृश्य के साथ सामंजस्य हो जाता है, तभी उसको सुंदरता की प्राप्ति होती है। तो यही कह रहे हैं कि कलाओं के क्षेत्र में वो थोड़ा सा अलग है। तो संत एक्वानस के अनुसार सौंदर्य तथा शिवम एक दूसरे से भिन्न नहीं है। जैसा कि प्लेटो ने भी बताया था कि सत्यम स्वयं सुंदरम जो है उसी में सौंदर्यता है, तो इन्होंने भी बताया कि जो सौंदर्य है और जो शिव है वो एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों एक ही है, पृथक नहीं किया जा सकता, भिन्न नहीं है। जब हम सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं तो वह अप्रत्यक्ष रूप से शिव की ही प्रशंसा है, फिर भी दोनों में अंतर है। अब देखो, तो ये बता रहे हैं कि शिव वह है जिसे हम चाहते हैं, अर्थात शिव का कोई प्रयोजन होता है जिसे हम चाहते हैं कि उसकी ओर प्रवृत्त होते हैं और इससे हमारी चाहने की प्रवृत्ति संतुष्ट होती है। किंतु सौंदर्य बुद्धि तत्व से संबंधित होता है। तो देखिए, ये बोलते हैं कि जो सौंदर्य और शिव एक दूसरे से पृथक है, कि जब हम सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं, जो चीज़ें हमें सुंदर लगती हैं उसकी हम प्रशंसा करते हैं, तो वो हम शिव की ही प्रशंसा करते हैं। और फिर भी इन दोनों में अंतर बताया गया, डिफरेंस बताया गया शिव और सुंदरता में। तो देखते हैं क्या है। तो शिव वह है जिसे हम क्या करते हैं, चाहते हैं, अर्थात शिव का कोई प्रयोजन होता है। ठीक है, इनका कुछ आगे की चीज़ें आगे बढ़ाने का इनका प्रयोजन होता है पहले से, और जिसे हम चाहते हैं कि उसकी ओर प्रवृत्त होते हैं। मतलब जिस चीज़ को हम देखते हैं, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, हम उसकी तरफ प्रवृत्त मतलब उसकी तरफ झुकते हैं या आकर्षित होते हैं। इससे हमारी चाहने की प्रवृत्ति क्या होती है, संतुष्ट होती है। जैसे आपको कोई भी चीज़ मान लो आप किसी शोरूम में गए, आपको कोई चीज़ पसंद आती है, आप उसकी ओर आकर्षित होते हो, तो क्या जब आपको मिल जाती है तो आपकी प्रवृत्ति पूरी हो जाती है, आप संतुष्ट हो जाते हो। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं ये। और जो है सौंदर्य को बुद्धि तत्व से संबंधित बताया गया है। यह बुद्धि तत्व का इंद्रिय रूपों में प्रत्यक्षीकरण है। सौंदर्य एक विशिष्ट अनुपात तथा सामंजस्य से युक्त होता है, अतः सुंदर वस्तुएं सामंजस्य आदि के कारण ही इंद्रियों को आकर्षित करती हैं। तो देखिए, इन्होंने क्या बताया, जो बुद्धि तत्व है वो कैसा है, इंद्रिय रूपों का एक प्रत्यक्षीकरण है। और सौंदर्य में जो है अगर एक विशिष्ट अनुपात ना हो या फिर सामंजस्य ना हो तो वो सुंदर नहीं लगेगी। जब उसमें सामंजस्य होगा, बैलेंसिंग होगी, है ना, प्रपोर्शन सही होगा उसका, तभी वो हमारी इंद्रियों को क्या करेगी, आकर्षित करेगी अपनी ओर। तो ये कह रहे हैं कि आदि से, सामंजस्य से, अनुपात से जो है वो इंद्रियों को आकर्षित करती है। तो इस आकर्षण का कारण है इंद्रियां स्वयं उसी प्रकार के गुणों से युक्त होती हैं और उसी प्रकार के विशेषताओं वाली वस्तुओं में रुचि प्रकट करती हैं। तो देखिए, जो हमारी इंद्रियां होती हैं उनको वही चीज़ पसंद होती है जो हमारे अंतः मन में चला करता है ना। तो ये क्या है, उसी की विशेषताएं हैं, किसकी, इंद्रियों की। और ये जो है उन्हीं वस्तुओं में रुचि प्रकट करता है जो हमारी इंद्रियों को पसंद होती हैं, जो हमारी आँखों को पसंद होता है, जो हमारे कानों को सुनना पसंद होता है, जो हमारे जीभ को खाने में पसंद होता है। तो यही कह रहे हैं कि हम उसी ओर आकर्षित ही होते हैं जो हमें इंद्रियों को हमारे संतुष्टि देता है। तो उसी में हमारी रुचि मतलब उसी में हमारा इंटरेस्ट भी देखने को मिलता है। ये सारी विशेषताएं उसी में मिलती हैं, गुण मिलते हैं, गुण युक्त होते हैं। तो आपका अभी एक क्वेश्चन और है,
एक्वानस के बारे में हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आपका जो है प्लॉटिनस ख़त्म हो गया, एक्वानस स्टार्ट हो गया। तो अगर आपको इस से रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो पॉइंट, तो मुझे मैसेज करें या फिर मेरे साथ जो है ज़ूम मीटिंग पर डिस्कस करें। थैंक यू।